हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हमने शुरू किया था सीए फाउंडेशन के लिए लॉ फास्ट ट्रैक कोर्स, जिसमें हमने चैप्टर 1 के पहले 5 यूनिट विच आर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कंसिडरेशन, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, चौथा था अपना परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फिफ्थ वन था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज़। ये 5 कॉन्ट्रैक्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। इसमें टोटल 6 है, ठीक है, 6 यूनिट है टोटल में। उसमें से हमने 5 कंप्लीट कर लिया और एक बचा है, वो ये वाला कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्ज़ाम में इसके चांसेस आर वेरी मिनिमल। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। अगर एग्जामिनर आपको पूछेगा भी तो इधर कंटिंजेंट पूछेगा या कॉसी पूछेगा, ठीक है, कि एंटायर यूनिट में ये दो ही कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो या तो कंटिंजेंट या कॉसी, दोनों एक साथ नहीं आता है, मोस्टली नहीं आता है, ठीक है ना। है एकदम छोटा सा टॉपिक, ठीक है। सो दिस आर द यूनिट ओवरव्यू। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट एंड वेजरिंग। कंटिंजेंट एंड वेजरिंग आर समथिंग सिमिलर, बट उसमें एक डिफरेंस भी है, ठीक है। सो इन दोनों का हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है। और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट केसेस डीम्ड एज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले से डेफिनेशन के पहले एग्जाम्पल पे आ जाओ आप। ए ने बी को प्रॉमिस किया, क्या? पे ₹10,000 इफ बीस हाउस इज बर्न्ट। अगर बी का घर अगर जल गया तो वो उसको 1,00,000 रुपया देगा। दिस इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कैसे सर? बिकॉज देयर से कंडीशन, अगर बर्न हुआ तो देगा, बर्न नहीं हुआ तो नहीं देगा, ठीक है। अभी डेफिनेशन पे आ जाओ। डेफिनेशन क्या बोलता है? अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डू टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू, टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। कोलैटरल मतलब उसके साथ कुछ अटैच्ड है, वो कंडीशन से, ठीक है। डस और डज नॉट हैपन, यही इसमें देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच इवेंट डस और डज नॉट हैपन, ठीक है। ये बात हो गई। सो आपको मीनिंग समझ में आ गया। कोई ऐसा कोलैटरल इवेंट होना चाहिए कि वो अगर हुआ तो कंप्लीट करेगा, अगर नहीं हुआ तो कंप्लीट नहीं करेगा, ये कंडीशन रहना चाहिए, देयरफॉर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी सवाल होता है सर, इंश्योरेंस, इंडेमनिटी, गारंटी, ये सब भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं क्या? क्योंकि इंश्योरेंस में, अगर लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो सपोज इसकी अगर डेथ हो गई तो पैसा आएगा, डेथ नहीं हुई तो पैसा नहीं आएगा। मरीन इंश्योरेंस, अगर सिंक हुआ शिप तो पैसा आएगा, सिंक नहीं हुआ तो नहीं होगा, है ना। तो वो सब भी क्या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं? येस, डेफिनेटली अ बिग येस। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, इंडेमनिटी एंड गारंटी fall under this category, which means yes, because it's connected through a कंडीशन, ठीक है ना, कंडीशन है। ये एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया। मीनिंग क्या होता है कोलैटरल इवेंट? सर आपने इनको बोला मीनिंग क्या होता है कोलैटरल इवेंट का, ये देखो, किसने? पॉलक एंड मुल्ला, इन्होंने डिफाइन किया। ये दो लड़कों अंकल जो भी है, इन लोगों ने डिफाइन किया क्या? एन इवेंट विच इज़ नीदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई ऐसा प्रॉमिस, मतलब जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था वैसा परफॉर्म नहीं किया, और वो परफॉर्मेंस डायरेक्टली नहीं है कनेक्टेड टू द इवेंट, नॉर द होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। या तो नीदर वो परफॉर्मेंस है एज प्रॉमिस्ड, नीदर कंसिडरेशन है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोलैटरल इवेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल अब देखो, ए ने बी को प्रॉमिस किया, क्या? पे ₹1,00,000 इफ एस हाउस इज बर्न्ट। ए है या बी? 20 हाउस इज बर्न्ट, सॉरी ये बी है, 20 हाउस इज बर्न्ट। बर्निंग ऑफ हाउस नीदर अ परफॉर्मेंस परफॉर्म्ड एज पर कॉन्ट्रैक्ट। ये कोई चीज़ नहीं थी कि अगर मतलब सपोज ऐसा तो नहीं था कि ए उसका घर जला के उसको पैसा देगा। अगर सपोज यही चीज़ अगर रहता, ए विल बर्न 20 हाउस एंड बी विल पे, ये बात तो नहीं थी ना, ये बात नहीं थी, इसलिए वो कोलैटरल इवेंट है। नीदर अ परफॉर्मेंस परफॉर्म्ड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई प्रॉमिस नहीं था, कोई कंसिडरेशन नहीं था दोनों साइड में, बस एक बात हुई थी। नॉर इट इज़ द कंसिडरेशन ऑब्टेन फ्रॉम बी, ठीक है, समझ गए। ये था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, ए बी को क्या करेगा? ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इफ सी डाइस। अगर सी मरा तो वो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा। सी कौन है? बी की वाइफ है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज
प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन सी डाइज, देयर ए कंडीशन रिलेटेड टू इट, ओके। इसलिए नाउ एसेंशियल्स ऑफ अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये 4 एसेंशियल एलिमेंट्स है। देखो, द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, या तो वो चीज़ होगी या चीज़ नहीं होगी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है वो। अगर होगी तो परफॉर्मेंस हुआ है, नहीं हुआ तो परफॉर्मेंस नहीं होगा। लाइक ए promises to B to pay rupees 50,000 if it rains on first of the next month. Rain on the first month may or may not happen. Rain है सपोज फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट डे ऑफ मंथ है, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ मंथ में रेन, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो रेन होगी या नहीं होगी। अगर हो गई तो ए विल पे, अगर नहीं होगी तो ए विल नॉट पे। समझ गए आप, यही बात है, ठीक है। ये लिखा है ना इधर, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, रेन हुई तो देगा, नहीं हुई तो नहीं देगा, ये बात है। द इवेंट रिफर टू एज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब देयर शुड बी समथिंग कोलैटरल टू इट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट तो रहेगा ही, प्लस एक कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो ये देखो, बेस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए प्लस कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देख लो, ए डिलीवर 100 बैग्स ऑफ वीट टू बी, नाउ बी विल पे द प्राइस ओनली आफ्टरवर्ड्स, वीट के डिलीवरी के बाद में ही वो पे करेगा। द कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट कंटिजेंट, मतलब ये कंडीशनल है, इज नॉट कंटिजेंट। कंटिजेंट क्या होना चाहिए, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, याद है ना, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है, ए ने बी को वीट दे दिया, वीट दे दिया और उसके बाद में वो उसको पैसा देगा, ठीक है, आ गया। द लायबिलिटी ऑफ ए अराइजेस ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ द कोलैटरल इवेंट, अगर वो परफॉर्मेंस हो गई तभी वो लायबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द कंटिजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मेयर विल ऑफ द प्रॉमिसर, मेयर विल नहीं होना चाहिए प्रॉमिसर का, कंटिजेंट होना चाहिए प्लस विल भी होना चाहिए। सिर्फ विल हुआ तो वो कंटिजेंट नहीं होगा, वो कंटिजेंट भी होना चाहिए और विल मतलब उसकी मंजूरी, ठीक है, वो होना चाहिए। द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए डेफिनेटली। फर्स्ट डे पे रेन होना इज डेफिनेटली अनसर्टेन, कुछ अनसर्टेन मतलब कुछ बोल नहीं सकते हम लोग, है ना। Because when event is certain or bound to happen, the contract is due to be performed. Then it is not a contingent contract. यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए प्लस कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उसके 4 एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होता है, या तो हैपनिंग या नॉन हैपनिंग, दोनों में से एक होना चाहिए, तो वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। द इवेंट रिफर टू एज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट्स, वो बेस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में कुछ कोलैटरल इवेंट भी होना चाहिए। बाद में ये क्या बोलते हैं, ये कंटिजेंट भी होना चाहिए प्लस विल ऑफ द प्रॉमिसर भी होना चाहिए और इवेंट अनसर्टेन भी होना चाहिए, ठीक है। ये 4 बात है। रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट, अभी सेक्शन 32, 33, 34, 35 एंड 36 ये बोलता है रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट। सबसे पहले ये देखो, सिर्फ ये आपको हेडिंग पॉइंट्स है एंड एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ये सब आपको इन डिटेल मैंने यहाँ पे पढ़ा है, मतलब यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया। सो अगर आपने ये बुक, जो बच्चों ने ऑलरेडी ये ले लिया है, वो ये खोल के बैठे, मैं आपको एग्जाम्पल सिखा दूंगा, मतलब आपको समझा दूंगा, फिर आपको एक बार ये गो थ्रू करनी है, ठीक है। ये आप एक बार वापस आप गो थ्रू करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग, ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, रूल्स होना चाहिए, रूल्स रिलेटिंग टू द एनफोर्समेंट। क्या क्या रूल्स है, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। अरे ठीक है, इधर मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था, ए बी को पे इफ़ बी मैरिज सी, अगर बी ने सी से मैरी की तो ए उसको पे करेगा। सी मर गई, अभी सी अगर मर गई है तो बी तो उसके लाश के साथ शादी कर नहीं सकता ना, हाँ। सो इवेंट हैपनिंग होना चाहिए, ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग, ये क्या था, इवेंट हैपनिंग।
ये क्या है, इवेंट नॉट हैपनिंग, मतलब अगर कुछ होगा तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वाला, और यहाँ पे अगर वो कुछ नहीं होगा तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। लाइक पी ने क्यू को क्या किया, पे इफ अ पर्टिकुलर शिप डजंट रिटर्न मतलब डज नॉट हैपन, है ना, यही तो बात है, डज नॉट हैपन, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एनफोर्सेबल ओनली इफ शिप सिंक सो दैट इट कैनॉट रिटर्न। अभी जब वो शिप रिटर्न नहीं होगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा। समझ रहे हो आप, कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या था, ऑन एन इवेंट हैपनिंग, अगर वो इवेंट हुआ, कंप्लीट हुआ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा। यहाँ पे अगर इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो वो एनफोर्स होगा, ये वाला। अ कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी एनफोर्सेबल इफ इट इज कंटिंजेंट अपॉन द कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन व्हेन दैट लिविंग पर्सन डज समथिंग टू मेक द इवेंट और कंडक्ट एज इम्पॉसिबल हैपनिंग। मतलब इंसान जिंदा है, हमने पीछे देखा था सी मर गई थी, यहाँ पे इंसान जिंदा है, ठीक है, जिंदा होके वो कुछ ऐसी हरकतें करे जिससे इवेंट कंप्लीट ना हो तो वो एनफोर्सेबल होता है। देखो ए बी को पे करेगा इफ़ बी मैरी सी, सी ने क्या कर लिया, मैरी डी कर लिया, सी ने बी के बदले मैरी, अगर बी के साथ मैरी कर लिया तो वापस बी के साथ तो शादी कर नहीं सकती ना वो, therefore marrying C becomes impossible. Contingent on happening of the specified event within the fixed time, जो टाइम फिक्स हुआ था उसके अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। ए ने बी को पे इफ सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर, मतलब कुछ हुआ, रिटर्न हुआ विद इन अ ईयर, द कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स्ड इफ द शिप रिटर्न्स विद इन द ईयर एंड बिकम्स वॉइड इफ द शिप इज बर्न्ट विद इन द ईयर। अगर आई तो एनफोर्सेबल हो गया, नहीं आई तो एनफोर्सेबल नहीं होगा। कंटिंजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स्ड टाइम, यहाँ पे क्या था, हैपनिंग, इधर क्या है, नॉट हैपनिंग। सेम ऊपर जैसे ए ने बी को पे किया, पे इफ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर, द कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स्ड इफ द शिप डजंट रिटर्न विद इन द ईयर और इट इज बर्न्ट विद इन द ईयर। समझ गए। कंटिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, ए ने बी को क्या किया, पे ₹1,00,000 इफ सन राइजेस इन द वेस्ट, यूजुअली कहाँ पे करता है, ईस्ट में करता है। अब ये बोल रहा है कि वेस्ट में अगर सनराइज करेगा तो मैं तेरे को ₹1,00,000 दूंगा नेक्स्ट मॉर्निंग। दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट है, हैंस वर्ड, नेचर है यार, नहीं चेंज हो सकता, ठीक है। ये सब है, ये मैंने आपको मटेरियल में प्रोवाइड कर लिया है, ऊपर मैंने आपको मेन बेस पॉइंट्स बता दिए, आप ऐसे ही गो थ्रू कर सकते हो, देख लीजिए आप एक बार। ये यही चीज़ बताए कि अगर हैपनिंग है तो एनफोर्सेबल होगा, ये चीज़ हैपनिंग नहीं है मतलब नॉन हैपनिंग है तो ये एनफोर्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में लिविंग पर्सन का जो कंडक्ट रहता है कि उसने, वो जिंदा है फिर भी उसने कुछ ऐसे काम कर लिए जिससे वो सामने वाला पार्टी उसका परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं कर पाए तो एनफोर्सेबल। ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन परफॉर्मेंस विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, और ये नॉन हैपनिंग, ये इम्पॉसिबल, ये सब मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर लिया था, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, ओके, ये आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में। जस्ट अ मिनट। यस गाइस, डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं, या तो सबसे पहले देखो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आपको केस लॉ दे सकते हैं, ठीक है। वो केस लॉ देने के बाद में आपको पूछेंगे एक्सप्लेन वेदर इज वेजरिंग है या कंटिंजेंट है, तो आपको उसके रिलेटेड पॉइंट्स लिखना है, आपको प्रूव करना है कि ये वेजरिंग है या कंटिंजेंट है, ठीक है। इस टाइप के आपके केस लॉस पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे मैंने आपको ये पूछा, ये ऐसे डिफरेंस पूछ सकते हैं, या तो पूछ सकते हैं एक्सप्लेन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्लेन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले मीनिंग क्या रहता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग विथ रेफरेंस टू अ कोलैटरल इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या, इज अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी इज वर्थ विथ रेफरेंस टू एन अनसर्टेन इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। सिंपल वर्सन बोलो तो बेट, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोमिस, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया, रेसिप्रोकल, अनलेस यू परफॉर्म आई कैन नॉट परफॉर्म, वो वाली चीज़। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट कंटेन रेसिप्रोकल प्रॉमिस, वेजरिंग एग्रीमेंट कंसिस्ट अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अनसर्टेन इवेंट, in a contingent contract the event is collateral, in a wagering contract the uncertain event is the core factor। wagering contract में अगर जो फैक्टर है वो अनसर्टेन हुआ तभी वो wagering contract बन सकता है। नेचर क्या होना चाहिए, मे नॉट बी wagering in nature, जस्ट
wagering in nature. ये क्या, a wagering contract is essentially contingent in contract, which means, can I say guys, can I say, all contingent contracts are not wagering, but all wagering contracts are definitely contingent contracts, है ना, ये मैं बोल सकता हूँ आपको. Contracting parties have interest in the subject matter and have no interest in the subject matter. ये आपको डिफरेंस ऐसे का ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है. और भी दो है, ये सब आपको साथ में पढ़ना है. एग्जाम में पूछे आप मैक्सिमम इधर टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, आप 5 लिखो तो भी बस है, ठीक है. अगर पूरे 7 लिखो तो वेरी गुड, नहीं लिख सको तो 5 तो आपको मिनिमम लिखनी है. अगर 3 मार्क का क्वेश्चन हो तो 4 मार्क का 4 लिख सकते हो. Doctrine of mutuality of loss and gain. Contingent contract is not based on doctrine of mutuality of loss and gain. A wagering contract, ये mutuality of loss and gain का मतलब क्या होता है पता है? आपने बिजनेस, पता है, जो बच्चे बिजनेस में वेरी मच इंटरेस्ट है उनको ये समझ में आएगा दैट one person's gain is other person's loss. इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है. बहुत कम चीज़ों में रहता है जब भी विन विन सिचुएशन रहता है, मतलब दोनों को इक्वली मिलता है. बट बिजनेस ऐसे ही चलता है, एक आदमी का फ़ायदा दूसरे आदमी का लॉस होता है. दिस कैन बी वेरी मच एक्सप्लेन्ड इफ आई यूज़ द टर्म बार्गेनिंग. गर्ल्स, यस, बार्गेनिंग. 50 की चीज़ 20 रुपये में लेके आ जाना, सामने शॉपकीपर का नुकसान है, आपका फ़ायदा है, क्योंकि आपने 30 रुपये आपने बचाया, उसने 30 रुपीज़ लॉस किया, ठीक है. ये बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लूज एंड गेन, ठीक है. इसमें क्या, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट बेस्ड ऑन दिस, और वेजरिंग एक टाइप का बेट है, ठीक है. सो अगर सामने वाला अगर लूज़ करेगा तभी तो ये कमाएगा, ये बात है, ठीक है. इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, अ वेजरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड. Yeah, sorry guys, I need to change this. All wagering agreements, because when it's not enforceable by law, it can never be a contract. First class, remember? So मैं जैसे जैसे आपको ये देखो, मैंने आपको ना कैसे बहुत अच्छे से ये मैंने आपको एग्जांपल्स लिए रखे हैं. अगर आप मेरी ये मटेरियल आपके पास है तो लेके बैठो एक प्रिंट, और उसके बाद में आपको सारे ये नोट करते रहना. ये मैंने आपको ऑल कवर कर दिया है. आगे भी एक एग्जांपल आएगा, बड़ा वाला एग्जांपल आएगा एक, ये रहा. हाँ, ये सब आपको नोट करते रहने का. क्यों? आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है. कमिंग टू दिस, आपका कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया. कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होना चाहिए, एक बेस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए प्लस एक कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. वो इधर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो उसको कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट अपन बोल सकते हैं. कंटिजेंट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में एक बेस डिफरेंस था जो मैंने आपको बता दिया. कंटिजेंट वैलिड होता है, वेजरिंग वॉइड होता है. इसके क्वेश्चंस किस टाइप से पूछ सकते हैं, या तो कंटिजेंट या वेजरिंग या दोनों का डिफरेंस, या केस लॉ एंड डिफाइन वेदर इट्स कंटिजेंट और इट्स वेजरिंग, ये मैंने आपको बता दिया था. ओके. अभी कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स. कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस. A quasi or constructive contract rests upon the maxim, no man must grow rich out of another person's loss. Contingent क्या बोलता था, देखो कंटिजेंट क्या बोलता था पता है, इसका लॉस है एंड इसका गेन है. नहीं, ये वाला, ठीक है, ये बात थी इसमें. सॉरी, दिस वाज वेजरिंग. कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है पता है, कि इन दोनों का लॉस गेन ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, ये बोलता है.
एक पर्सन का लॉस दूसरे पर्सन का प्रॉफिट, ये बात मेरे को नहीं चाहिए. इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन. ठीक है, ये बात बोलते हैं अपन को. An obligation imposed by law, it is quasi contracts are imposed by law upon the person for benefit of other. Imposed by law मतलब law decide करता है. Upon person for benefit of other. ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा ताकि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बन जाए इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अगर एब्सेंट है तो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू द पिक्चर. फीचर्स क्या? इट इज इम्पोज बाय लॉ. ऑब्लिगेशन इज ड्यूटी एंड नॉट द इट्स द ड्यूटी. मतलब ऑब्लिगेशन एक ड्यूटी है करने की, एंड नॉट द प्रॉमिस ऑफ द पार्टी. मतलब उसने प्रॉमिस नहीं किया, सामने वाली पार्टी ने प्रॉमिस नहीं किया, बट इट इज हिज ड्यूटी टू परफॉर्म इट. अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको लॉस हो जाएगा. दैट शुड बी अ विन विन सिचुएशन. ओके. द राइट इज ऑलवेज अ राइट टू मनी. राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन. सूट फॉर ब्रीच में बी फाइल सेम एज कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. अभी केसेस डीम्ड एज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स. ये कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स बोल सकते हैं? अभी आपको एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछेगा तो मेजर कंटेंट आपका इसमें से रहेगा. इसमें से ही आपको क्वेश्चन पूछेगा केस लॉस में. सो आपको इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. ठीक है. सबसे पहला क्या है? क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड. सपोज अगर मैं किसी माइनर को अगर कुछ नेसेसिटीज़ अगर मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ तो माइनर के प्रॉपर्टी में से हक बनता है मेरे को कि मैं वो मनी रिसीव करूँ. समझ गए? वो माइनर फ्री में नहीं ले सकता, वो खुद पैसा नहीं दे सकता, बट उसके पास जो प्रॉपर्टी है उसमें से वो मेरे को पैसा दे सकता है. यही बात बोलते हैं क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई. ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनानी है. ठीक है. वो मेरे में और माइनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनानी है बिकॉज माइनर इज इनकम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. बट इट इज़ डिफाइंड बाई लॉ. ये लॉ ने बताया है कि अगर आप माइनर को अगर आप नेसेसिटीज अगर आप दे रहे हो तो माइनर अपने प्रॉपर्टी में से आपको पैसा दे सकता है. एग्जाम्पल देखो, ए बी को नेसेसिटीज देता है, हु इज़ द माइनर, पे आउट ऑफ हिज प्रॉपर्टी. बी क्या करेगा? पे आउट ऑफ हिज प्रॉपर्टी. ठीक है. पेमेंट बाय, ये बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन. एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा बार आएगा. मे बी नॉट फॉर मोर हैविंग मार्क्स, इट कैन बी फॉर 2 और 3 मार्क्स, बट फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है. पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन. लाइक सपोज अगर मैं पे नहीं कर रहा हूँ तो किसी और का लॉस हो रहा है, इसलिए मेरे बदले में वो पे कर लेता है. सो वो भी एक टाइप ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हो. एग्जाम्पल देखो, ए ने बी को लैंड लीज पे दिया. लीज पे मतलब आप समझ तो 10 साल का 20 साल का ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट पे उसने उसको लैंड दे दिया यूज़ करने के लिए. ए ने क्या किया? रेवेन्यू जो था वो गवर्नमेंट को पे नहीं किया उसने, वो भूल गया या उसको देने का इच्छा नहीं थी, ऐसे करके वो भूल गया. सो बी क्या करे? अगर लैंड का रेवेन्यू अगर वो गवर्नमेंट को नहीं देगा तो गवर्नमेंट क्या करेगा? वो लैंड उसके पास से वापस ले लेगा. ठीक है. बट हु इज़ यूजिंग द लैंड? बी. लैंड बी यूज़ कर रहा है ना. अगर गवर्नमेंट ए के पास से लैंड ले लेगा तो नुकसान किसको होगा? बी को. सो बी ने क्या किया? बी पेज द अमाउंट टू सेव हिज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. इसने बी ने क्या किया? गवर्नमेंट को कैश पे कर लिया. ठीक है. एक्चुअली किसको बनना चाहिए था? ए को. भरा किसने? बी ने. सो इन दिस केस ऑल्सो इट्स अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुइटस एक्ट. ये सेक्शन 70 बोलता है. देखो सेक्शन 70, वेर अ पर्सन लॉफुली डस एनीथिंग, वेर अ पर्सन लॉफुली डस एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, और किसी दूसरे इंसान के लिए अगर वो काम कर रहा है लॉफुली, और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुइटसली, मतलब अनजाने में उसने कुछ चीज़ें उसको डिलीवर कर दी, एंड such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to pay compensation to the former in respect of or to restore. Okay, देखो एग्जाम्पल में बोलता हूँ. अमेज़ॉन है, आर के ने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया, एक आईफोन ऑर्डर किया. ठीक है. मैंने एक आईफोन ऑर्डर किया. डिलीवरी मैन ने क्या किया? जो ये डिलीवरी मैन था अमेज़ॉन का, ये डिलीवरी तो लेके आया, आईफोन अपने साथ लेके आया,
बट इसने आरके के जगह पीके के घर पे डिलीवरी दे दी। डिलीवरी ने क्या, ये सॉरी पीके ने क्या किया, पीके ने यूज्ड एंड एन्जॉयड द मोबाइल। उसने ये भी नहीं बताया कि मैं ये एड्रेस नहीं है, गलत एड्रेस पे आपने डिलीवर कर दिया, इसने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। सो ही हैज़ एन्जॉयड द बेनिफिट्स ऑफ द मोबाइल, उसने यूज़ किया मोबाइल। सो अब पीके क्या करेगा, पीके पे करेगा आरके को। अगर आरके ने ये फ़ोन के लिए ऑलरेडी पेड किया रहेगा तो इफ़ इट्स ए कैश ऑन डिलीवरी ही विल डायरेक्टली पे टू अमेजॉन। समझ गए आप? मतलब डिलीवरी मेरे यहाँ पे होनी थी, बाजू वाले के घर पे डिलीवरी हो गई और वो बाजू वाले ने बोला तक नहीं, उसने वो मोबाइल यूज़ करना चालू कर लिया। तो जब फ्यूचर में जब पता चलेगा तो वो पीके उसके लिए पे करना बनता है। और वो प्लांटिव जो है उसको प्रूव करना चाहिए दैट ही हैड डन द एक्ट और डिलीवर्ड द थिंग लॉफुली, दैट ही डिड नॉट डू सो ग्रेचुइटसली। ग्रेचुइटसली मतलब फ्री में नहीं किया उसने, दैट द अदर पर्सन एंजॉयड द बेनिफिट। जो तीनों इस चीज़ में हमने कर देखी है। ग्रेचुइटसली मतलब आरके ने ऑलरेडी पे कर लिया एंड पीके के पास में फ्री में वो मोबाइल आ गया और उसने यूज़ भी कर लिया। ये एग्जाम्पल है, ए लीव्स गुड्स एट बी's हाउस बाई मिस्टेक, ट्रीट्स द गुड एज इट्स ओन, ही इज बाउंड टू पे फॉर देम। ठीक है। फोर्थ केस क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर सपोज ये एक पार्क था जहाँ पे आरके गया था। एक मिनट गाइस, मैं एक पार्क में गया था और मैंने वहाँ पे अपना वॉलेट जो है वो ड्रॉप कर लिया मैंने, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी को। लेट्स से एनीवन हुज नेम इज मानसी, शी रिसीव द वॉलेट, उसको ये वॉलेट मिल गया। सो उसका एक ड्यूटी बनता है आरके को वापस रिटर्न इट। ठीक है, उसका ड्यूटी है, यही बात बोलता है इधर। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। हु वॉज द फाइंडर ऑफ गुड्स दैट? मानसी, है ना। ओके, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोएर्शन। मतलब मनी या तो गलती से पे कर लिया, लेट से 10 रुपये की चीज़ थी, आरके गया था एक चिप्स का पैकेट खरीदने के लिए और उसके हाथ में 20 रुपये थे, उसको ध्यान नहीं रहा, मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मेरे को उसको 10 रुपये पे करना है, मैं उसको 20 रुपये पे करके निकल गया। तो वो जो शॉपकीपर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसका ड्यूटी होता है कि वो 10 रुपीज़ मेरे को वापस पे करे। ठीक है। और अंडर कोएर्शन, अगर किसी ने गन पॉइंट पे रख के आपसे 10,000 रुपये मांग लिए और आपने दे दिए, वो भी बात आ जाती है। ओके, इन सब चीज़ों में इनको कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉसी कॉन्ट्रैक्ट और एक बेस कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क क्या रहता है? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, द एसेंशियल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर एब्सेंट। जो हमने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने देखे थे पहला यूनिट में, देयर शुड बी 2 पार्टीज, देयर शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन वगैरह वगैरह, याद है? वो सब इसमें एब्सेंट रहता है, यही कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट रहता है। ऑब्लिगेशन इज इम्पोज्ड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय पार्टीज क्रिएट कर लिए और ये लॉ डिफाइन करता है। रेमेडी क्या मिलेगा अपन को? अगर सपोज हमने कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर लिया तो हमको रेमेडी क्या है? द इंजर्ड पार्टी is entitled to receive the compensation same as defaulted party has contracted to discharge as it had broken this contract। ठीक है, अगर उसने ब्रीच कर लिया तो जो इंजर्ड पार्टी है उसको कॉम्पेंसेशन रिसीव होगा, यही बात होगी। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो गया। दो ही चीज़ें थी इसमें कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट था, दूसरा कॉसी कॉन्ट्रैक्ट था। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी अ बेस कॉन्ट्रैक्ट प्लस एन इवेंट कोलैटरल टू इट। ठीक है, उसके 4 एलिमेंट्स थे। बाद में हमने क्या देखा था, ये वाला, ये पॉइंट रूल्स क्या क्या रहते हैं ये हमने देख लिया था। उसके बाद में कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा था। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। फीचर्स क्या है उसके, केसेस डीम्ड, कौन कौन से चीज़ें में कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इसमें से ही आपको मोस्टली क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में फ़र्क क्या है, रेमेडी क्या है,
ये सब हमने पढ़ा था। इसी के साथ में हमारा चैप्टर 1 यूनिट 6 और चैप्टर 1 दोनों कंप्लीट होता है लॉ ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्स का। अभी मैं क्या करूँगा, ये तो मैं सेपरेटली अपलोड करूँगा ही, और बाकी जो भी ये है सारे यूनिट्स को कंसोलिडेट करके एक वीडियो अलग से मैं अपलोड कर लूँगा। सो आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सपोज़ आपने एक दिन दिया, ये इट शुड बी ऑफ अप्रॉक्स 4 to 5 आवर्स, 4 घंटे का रहेगा पूरा चैप्टर 1। आप एक ही दिन बैठ के ये नोट्स आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं मेरे लिए, 200 रुपीज़ के नोट्स है। सो आपको नोट्स मिल जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट ले लो, बैठ जाओ प्रिंट आउट लेके, वीडियो चालू कर लो, जैसे मैं पढ़ा तो वैसे वैसे आप मार्किंग करते जाओ, लिखते जाओ, आपके लिए भी इजी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। एंड अभी एक सेक्शन लिस्ट मैं आपको देने वाला हूँ जो आपको कल आ जाएगी, और अगर आपको सेक्शन लिस्ट ऑलरेडी अभी चाहिए, अर्जेंट में चाहिए, तो आप मेरे को इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर लेना, तो मैं आपको वो सेक्शन लिस्ट आपके साथ शेयर कर लूँगा। वरना जैसे तो वैसे ही मैं वीडियो तो बनाने वाला ही हूँ, वीडियो एक छोटा सा 2-5 मिनट का वीडियो रहेगा। अगर आपको सेक्शन लिस्ट अगर चाहिए तो 9087911174 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। इसमें आपको फ्री में वो सेक्शन लिस्ट मिल जाएगी चैप्टर 1 के लिए। अगर ये व्हाट्सअप नंबर आपको अगर रीच नहीं हो या आप यूज़ नहीं करते हो व्हाट्सअप, तो इंस्टाग्राम आप यूज़ कर सकते हो, विच इज़ RISHABH_Kotari _, ठीक है। सो यस गाइस, कंप्लीट हो चुका हमारा फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको बेनिफिट मिले इस फ्री कोर्सेज़ का, ठीक है। थैंक यू सो मच।